नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसएसटी पॉइंट। दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए अब आपके पास बहुत अधिक समय नहीं बचा है, इसलिए जितना भी आपके पास लगभग 1 महीने का समय बचा है, तो आप अपनी तैयारी जो है अच्छे से करते रहिए। दोस्तों, हमारा प्रैक्टिस सेट का आज ये 15वां वीडियो है। इसमें आपको कितने प्रश्न मिलने वाले हैं? इसमें दोस्तों आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे और वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। कितने प्रश्न आप सही करते हैं ये हमें ज़रूर बताइएगा, इससे जो है हमें भी आइडिया लगेगा कि आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। इसकी पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक से मिल जाएगा। अगर आप वहाँ से नहीं ले पाते हैं तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम पर जाइए और वहाँ से डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करिए, तो सीधे सीधे जो है आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आपको जो है पीडीएफ जो है आंसर के साथ वहाँ पर मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस नदी की ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु नीचे भाग में जो है खारे जल का प्रवाह मिलता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी। देखिए, जो लूनी नदी का ऊपरी मार्ग है, यानी कि जहाँ से प्रारंभ होती है वहाँ से यह मीठे जल की नदी है, लेकिन जहाँ यह समाप्त होती है उधर आते आते ये क्या हो जाती है, खारे जल की जो है नदी हो जाती है। अगर हम लूनी नदी की बात करें, देखिए इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम जो है अजमेर के पास, कहाँ पर? राजस्थान के अजमेर के पास जो अरावली पर्वत श्रेणी हमारी है, अरावली पर्वत श्रेणी का जो नाग पहाड़ है, क्या है? नाग पहाड़ी जो है, यहाँ से जो है लूनी नदी का उद्गम होता है। और ये राजस्थान में लगभग 330 किलोमीटर, कितना? राजस्थान में 330 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद गुजरात में प्रवेश करता है। राजस्थान के बाड़मेर तक, कहाँ पर? राजस्थान के बाड़मेर तक जो है इसका जल मीठा रहता है। उसके बाद से जो इसका जल है खारा हो जाता है। और इसका जो ये कहाँ पर जाके विलुप्त हो जाती है, तो आपको याद रखना है, गुजरात का जो कच्छ का रण है, कहाँ पर? कच्छ के रण में जो जाकर यह है विलुप्त हो जाती है लूनी नदी। तो इतना प्रश्न जो है लूनी नदी से आपको यहाँ पर याद रखना है। दूसरा प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको 3 वीडियो रेगुलर जो है दिए जाते हैं बीएसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए। हो सकता है कि आप एग्ज़ाम के नज़दीक आते ही हम आपको वीडियो की संख्या बढ़ा दें और 3 से 4 वीडियो जो है दिया जाए आपको, तो ये जो है आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी नदी जो है अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी जो है यह अपनी भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए जो है प्रसिद्ध है। देखिए, दामोदर नदी से एक बात आप याद रखिए, जो दामोदर वैली कारपोरेशन है, यानी कि जो दामोदर नदी घाटी परियोजना थी, यह पहली पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? पहली पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दामोदर नदी पर ही जो है बनाई गई थी परियोजना। ऑप्शन नंबर हमारा इस प्रश्न का ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने जो है भारत में नियोजित विकास का विरोध किया था। ए ऑप्शन इस प्रश्न का जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, चौथा प्रश्न, HIV पॉजिटिव उम्मीदवारों के लिए भारत के किस राज्य ने पहली बार सरकारी नौकरी में सीट आरक्षित की है? तो देखिए, यहाँ पर बात हो रही है कि जो HIV पॉजिटिव उम्मीदवार होंगे उनके लिए किस राज्य में सरकारी नौकरी में सीटों को जो है आरक्षित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा ये, और सही आंसर आपका हो जाएगा केरल। केरल की जो सरकार है वहाँ पर HIV से जो पीड़ित उम्मीदवार रहेंगे उनके लिए सरकारी नौकरी में जो है सीट को आरक्षित किया गया है। केरल के बारे में थोड़ी जान लेते हैं कि राजधानी आप सभी को पता है कि तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के राज्यपाल का नाम देखिए, याद रखिए, आरिफ मोहम्मद खान। क्या नाम है? आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनरई विजयन जो है वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री। कौन? पिनरई विजयन। देखिए, केरल का नाम आते ही यहाँ से हम आपको बताते हैं कि जो शांत घाटी कहाँ पर है, शांत घाटी जो है केरल में ही है राष्ट्रीय उद्यान। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केरल में ही स्थित है। केरल से कई और प्रश्न बन सकते हैं कि जो वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पर आया था? केरल के कालीकट में ही आया था। केरल को जो है मसालों के लिए प्रसिद्ध है। ये सभी बातें जो है केरल से बनती हैं, और यहाँ पर आपको जो है ये सभी बातें याद रखनी होंगी। पाँचवां प्रश्न है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी कि जो EVM है, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहली बार किस राज्य में प्रयोग किया गया था? तो देखिए, भारत में अगर हम पहले बात करें कि EVM सबसे पहले कहाँ पर प्रयोग किया गया था, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, देखिए पाँचवा हमारा प्रश्न है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, केरल। देखिए, जो भारत में सबसे पहले EVM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग हुआ वो कहाँ पर हुआ? केरल में हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर आपको EVM का फुल फॉर्म पता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसके साथ आपको एक और जो VVPAT का आपने नाम सुना होगा, VVPAT, PAT, तो VVPAT का भी फुल फॉर्म आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वैसे आपको देखिए इसका क्या होता है, वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। क्या होता है? वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल।
तो वीवीपैट का भी फुल फॉर्म जो है इस प्रश्न का आपको इस प्रश्न के माध्यम से याद रखना होगा। छठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें इसका सही उत्तर देना है। देखिए, पहला दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। देखिए, ये जवाब गलत है। आप यहाँ पर याद रखिए कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट। देखिए, जो 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें एनी बेसेंट अध्यक्ष चुनी गई थी और यह कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। जबकि सरोजिनी नायडू जो है 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष चुनी गई थी और ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें महिला की तो सरोजिनी नायडू होगा और यहाँ पर पहली महिला की बात हो रही है, तो जो ये है गलत दिया है। अभी हम चारों ऑप्शन को पहले पढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे, बिल्कुल सही है। अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो देखिए, पहला जो है गलत है, बाकी दूसरा और तीसरा सही है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 और 3 जो है इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर बात आई थी मुस्लिम अध्यक्ष की, तो पहले अंग्रेज अध्यक्ष का भी नाम याद रखिए, जॉर्ज यूल। कहीं पर यूल लिखा होता है और कहीं पर यूले लिखा होता है। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले हो जाएंगे। इनका नाम आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं चुने गए? कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी नहीं चुने गए? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जो थे कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए। सही आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक जो हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन के लिए पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना गया? तो किस कांग्रेस अधिवेशन के लिए पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना गया? तो देखिए, मैंने पिछले प्रश्न में आपको बताया कि 1917 का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था इसमें एनी बेसेंट को जो है अध्यक्ष चुना गया और ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। जबकि 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू अध्यक्ष चुनी गई और ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो इन दोनों का नाम बार बार घुमा फिरा के एग्जाम में पूछा गया है। 9वां प्रश्न है कि कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो देखिए, जलियांवाला जो बाग नरसंहार था ये कब घटा था? 1919 में घटा था। और इसके तुरंत पूर्व कौन सी घटना घटी थी? तो देखिए, जो रॉलेट एक्ट का बनना है, यानी कि इससे तुरंत पूर्व रॉलेट एक्ट बना था और उसके बाद में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है रॉलेट एक्ट जो थी घटना वह जलियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत पहले घटी थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। और बात करें कि इस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो देखिए, वो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे इस समय भारत के वायसराय थे जब रॉलेट एक्ट बना और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इन दोनों के समय में यही जो थे वायसराय थे भारत के। 10वां प्रश्न है कि पुस्तक स्वप्नपाश के लेखक या फिर लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए, स्वप्नपाश एक प्रसिद्ध पुस्तक है और इसकी लेखिका है मनीषा कुलश्रेष्ठ। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मनीषा कुलश्रेष्ठ जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 11वां प्रश्न है, फिल्म ग्रीन बुक के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन है? जो ग्रीन बुक फिल्म है इसके निर्देशक कौन है? सी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पीटर फेरली जो है ग्रीन बुक फिल्म के निर्देशक हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विनोबा भावे जो थे व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही थे। अब देखिए, विनोबा भावे से एक प्रश्न हमेशा एग्जाम में बनता है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जिसे एशिया का नोबेल कहते हैं। कैसे? रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल कहते हैं और इसे प्राप्त करने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो थे कौन? विनोबा भावे। तो इसलिए इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा, प्रथम सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही और रेमन मैग्सेसे प्राप्त करने वाले पहले भारतीय। 13वां प्रश्न है, कोरोना जो वायरस है ये किससे फैलता है? जिसे इसका जो आधिकारिक नाम क्या रखा गया है कोविड-19 जो है यह किससे फैलता है? प्रोटोजोआ से नहीं फैलता है, जीवाणु से नहीं फैलता है, कवक से नहीं फैलता। देखिए, विषाणु से फैलता है। क्या फैलता है? विषाणु, यानी कि ये वायरस से फैलने वाली बीमारी है। जो कोरोना वायरस है क्या है? देखिए, वायरस ये है क्या है? तो विषाणु जो है इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, दाब यानी कि प्रेशर का मात्रक क्या होता है? तो जो दाब का मात्रक है वो पास्कल हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। डी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखिए,
फोनोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? जो फोनोमीटर होता है यह किसके मापन में प्रयोग होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि की तीव्रता। यानी कि जो हम बोलते हैं उसका जो प्रेशर होता है उसको नापने के लिए फोनोमीटर का प्रयोग होता है। देखिए कहीं कहीं आपको ये भी लिखा होगा कि ऑडियोमीटर। देखिए जो ऑडियोमीटर होता है ये भी ध्वनि की तीव्रता का ही मापन करता है, तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। ऑडियोमीटर भी जो है ध्वनि की तीव्रता का मापन करता है और फोनोमीटर भी जो है ध्वनि में जो दाब होता है उसको नापता है फोनोमीटर। तो ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 16वां प्रश्न, सल्तनत काल में दिल्ली में जमात खान मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जमात खाने की मस्जिद को जो निर्माण था वो किसने करवाया था? 16वें प्रश्न का सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने जो है जमात खान का जो है निर्माण करवाया था मस्जिद का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ी अगर हम बात करें तो देखिए खिलजी जो था अलाउद्दीन जो खिलजी था एक खिलजी वंश का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली भी लागू की थी। तो ये यहाँ से प्रश्न बनता है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है किसने लागू की थी? तो इसके लिए भी आपको अलाउद्दीन खिलजी का नाम याद रखना होगा। इसके अलावा इसने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। किसका? अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। और इसे जो है सिकंदर सानी भी कहा जाता है। किसे? अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी भी कहा गया है। तो ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में बन सकता है। अगला देखिए, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? यानी कि जो जुडिशियल हमारा होता है रिव्यू, उसकी परिकल्पना कहाँ से ली गई है? तो 17वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के संविधान से जो है न्यायिक पुनर्विलोकन या फिर न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना ली गई है। बाकी ऑप्शन को देखिए तो ये ब्रिटेन से क्या लिया गया है? ब्रिटेन से हमारे देश में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली जो है कहाँ से ली गई? संसदीय शासन प्रणाली जो भी ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता जो है ब्रिटेन से ली गई है। इसके अलावा आयरलैंड से क्या लिया गया? तो DPSP यानी कि जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? तो देखिए समवर्ती सूची जो है हमारे संविधान में, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो आपको बाकी ऑप्शन पर भी ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न है, राज्य की विधान परिषद साधारण विधेयक को किस अवधि तक रोक सकती है? तो जो राज्य की विधान परिषद होती है वो किसी भी साधारण विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? सही आंसर हो जाएगा 3 माह तक जो है रोक सकती है। बी ऑप्शन जो हमारे इस प्रश्न का है राइट हो जाएगा। अगला देखिए, संसद की प्राक्कलन समिति के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए जो संसद की प्राक्कलन समिति होती है इसका कार्यकाल कितने समय का होता है? तो सही आंसर हो जाएगा 1 वर्ष का। जो संसद की प्राक्कलन समिति होती है उसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? किस लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पिटवा लोहा जो होता है इसमें कार्बन की मात्रा जो है सबसे कम होती है। अगला देखिए 21वां प्रश्न, अधातुओं को आवर्त सारणी के किस ओर रखा गया है? जो अधातुएं हैं, जो नॉन मेटल हैं, इन्हें आवर्त सारणी में किस ओर स्थान दिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा दाहिने ओर जो है अधातुओं को स्थान दिया गया है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद जो 85 है, कौन सा? अनुच्छेद जो 85 है यह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की जो है शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखिए 23वां प्रश्न, चुनाव आयोग क्या है? संवैधानिक निकाय, औपचारिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय या फिर कार्यकारी समिति? तो देखिए चुनाव आयोग क्या है? यह एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 324 में जो है चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है, इसलिए क्या है? यह है चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ए ऑप्शन जो हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 24वां प्रश्न, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसे समझा जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1919 को, भारत सरकार अधिनियम 1935 को, माउंट फोर्ट सुधार अधिनियम या फिर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम? तो देखिए जो मार्ले मिंटो सुधार था ये 1909 में आया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 में आया था और भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया था। तो देखिए जो हमारे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट है वो अनुच्छेद भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है क्योंकि हमारे संविधान में जो वर्तमान में बहुत सारे अनुच्छेद हैं उनमें से जो अधिकांश हैं वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट समझा जाता है। अगला देखिए, प्रथम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो देखिए जो प्रथम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस था ये कब मनाया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा 7 जून 2019 को। देखिए 7 जून 2019 को प्रथम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया
और 7 जून 2020 को जो है दूसरा खाद्य सुरक्षा दिवस जो है इस बार मनाया गया है। किसके द्वारा यह मनाया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन की खाद्य और कृषि संगठन, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन की खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जो है 2019 में इसकी शुरुआत की गई और 7 जून 2019 में जो है पहली बार जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है मनाया गया। ए ऑप्शन जो हमारा इस प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगस्त 2019 में विंग कमांडर अभिनंदन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो विंग कमांडर अभिनंदन को जो है 2019 में अगस्त में किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा, देखिए इन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। किससे? अभिनंदन को जो है वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। सी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला देखिए 27वां प्रश्न, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले तरंगों को हम कौन सी तरंग कहते हैं? यानी कि जब तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा पराश्रव्य ध्वनि तरंगे जो है उन्हें कहते हैं। यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो आवृत्ति होती है उसको हम पराश्रव्य ध्वनि तरंगे कहते हैं। सी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा। 28वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 28वां प्रश्न है, कौन सा कथन गलत है? देखिए पहला है कि प्लेटलेट्स केवल स्तनधारी वर्ग के रुधिर में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, ये भी सही है। इसका जीवन काल 1 से 120 दिन होता है, ये गलत है। प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ये भी सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए गलत हमें पहचाना था, सी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का गलत है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। अगला देखिए 29वां प्रश्न, वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी चंपारण जो है, पश्चिमी चंपारण में ही वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है अवस्थित है। तो अगर आपने ए चुना है तो इस प्रश्न का बिल्कुल भी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला देखिए 30वां प्रश्न है, किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होता है? किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग। देखिए जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है उसी को हम जो है द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होता है? तो ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। देखिए जो मौलिक कर्तव्य में जो हमारा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद जो 32 है यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद जो 32 है यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। तो हमारा इस प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अनुच्छेद 32 को ही जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। किससे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा कहा है। तो ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 32वां प्रश्न है कि क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो क्योटो प्रोटोकॉल था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है जागरूकता फैलाना, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना जो था क्योटो प्रोटोकॉल का प्रमुख उद्देश्य था। सी ऑप्शन जो हमारा इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। अगला देखिए 33वां प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस समय हुआ था? यानी कि जिस समय हुआ था उसमें भारत का वायसराय कौन था? देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटा था? 1919 में घटा था। और मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कब आया था? तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी 1919 में आया था। देखिए मैंने मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म क्यों बताया आपको? क्योंकि जो चेम्सफोर्ड थे इसमें भारत के वायसराय थे। आप याद रख सकते हैं जो 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड ही जो थे भारत के वायसराय थे और इन्हीं के शासनकाल में रॉलेट एक्ट भी आया, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी आया और 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही घटा था। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला देखिए, फोटोसिंथेटिक प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या है? फोटोसिंथेटिक प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज जो है फोटोसिंथेटिक प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद होता है। अगला देखिए 35वां प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है किस क्रम में? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में रखा गया है? सही आंसर हो जाएगा बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में रखा गया है। किसमें? बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में रखा गया है किसे? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को। सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। अगला देखिए, पटना में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान की स्थापना कब हुई थी? पटना में जो संजय गांधी जैविक उद्यान है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 36वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1969, यानी कि 1969 में जो है पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान की स्थापना की गई थी। बी ऑप्शन यहाँ पर अगर आपने चुना है तो आपका जवाब सही हो जाएगा। अगला देखिए, नवनिर्मित संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख में कुल कितने जिले हैं? तो देखिए जो नवनिर्मित हमारा संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख है
इसमें कुल जिलों की संख्या कितनी है? मात्र 2 है। कौन कौन से जिले हैं? एक हमारा रहेगा लेह, जो कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हो गया है, और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा कारगिल। केवल यही 2 जिले रहेंगे हमारे जो है लद्दाख राज्य में। लद्दाख के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? तो राधा कृष्ण माथुर, इनका नाम आप याद रखिए। राधा कृष्ण माथुर जो है वहाँ के पहले राज्यपाल भी हैं, और वर्तमान में भी जो उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर। गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे जम्मू कश्मीर के पहले राज्यपाल थे, लेकिन उपराज्यपाल थे, लेकिन अब इन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। और मनोज सिन्हा जो है वर्तमान में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल बन गए। कौन? मनोज सिन्हा। अगला देखिए 38वां प्रश्न, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को दर्शाता है? तो देखिए, जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य वो हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, लेकिन राजस्थान पूर्वी राज्य नहीं है। तो देखिए, पूर्वी राज्य हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी राज्य हो जाएगा गुजरात। सही आंसर क्या होगा? डी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पूर्वी जो हमारा है अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिमी जो हमारा है गुजरात। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? 39वां प्रश्न है। तो जो भोपाल गैस दुर्घटना था इसका प्रमुख कारण था मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव। क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव जो था भोपाल गैस दुर्घटना का प्रमुख कारण था। अगला देखिए 40वां प्रश्न, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं उन्हें जो है एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें एल्कीन कहते हैं। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो देखिए, सही आंसर क्या होगा? राज्यसभा। राज्यसभा की जो अध्यक्षता करता है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। देखिए, आप सभी को पता है कि राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के सभापति होते हैं। क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, और यह जो है राज्यसभा की में सभापतित्व करते हैं, और जो कि यह राज्यसभा के सदस्य भी नहीं होते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, राज्यसभा जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 32वां प्रश्न है कि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सा रिट जारी करता है? तो देखिए, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार के रिट जारी करता है, और अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो है हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो पहले आप याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट 32 के अंतर्गत और हाई कोर्ट जो है 226 के अंतर्गत रिट जारी करता है। और बात करें कि व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है इस रिट का प्रयोग किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, या फिर न्यायालय के द्वारा, किसी भी न्यायालय के द्वारा, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 43वां प्रश्न, मॉरिशस के वर्तमान प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए, मॉरिशस के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या हो जाएगा? प्रवीण जगन्नाथ। क्या हो जाएगा? प्रवीण जगन्नाथ जो है वर्तमान में मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। इस प्रश्न का हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रवीण जगन्नाथ। मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस जो है यहाँ की राजधानी है। अगला देखिए, सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था महात्मा गांधी ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो सबसे पहले कहा था वो भी सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। तो यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? माही सुगंधा जो है किस फसल की प्रजाति है? तो जो माही सुगंधा यह एक चावल की किस्म है। क्या है? चावल की एक प्रजाति है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत पहचानना है। देखिए, पहला है भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है, बिल्कुल सही है। अलमट्टी बांध परियोजना कृष्णा नदी पर है, सही है। और सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर, ये भी सही है। जो नागार्जुन सागर परियोजना है यह महानदी पर है, ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो नागार्जुन सागर परियोजना है ये किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। याद कैसे रहेगा? अर्जुन के साथ कृष्ण का नाम आता है, तो अर्जुन जहाँ पर आएंगे वहाँ पर कृष्ण का नाम आपको याद रखना होगा। तो नागार्जुन और कृष्णा नदी याद रखिए, कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न है 47वां प्रश्न, 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो 1946 में अंतरिम कैबिनेट की गठन किया गया था उसमें अध्यक्ष कौन बने थे? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है की गई थी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ
किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो महात्मा गांधी के साथ जो बिहार में किसान आंदोलन हुए थे चंपारण के समय में, उसमें जो थे वहाँ के स्थानीय नेता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी ऑप्शन जो हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पन्नालाल घोष का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो देखिए, संस्कृति वाला भी टॉपिक देखिए आपके प्रश्न सिलेबस में, आपके सिलेबस में ऑफिशियल में लिखा हुआ है कि संस्कृति से भी प्रश्न बनेंगे। तो जो ये सभी आते हैं प्रश्न संस्कृति के होते हैं। तो जो पन्नालाल घोष का संबंध है वो था बांसुरी से, यानी कि यह एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे पन्नालाल घोष। कुछ प्रश्न और हम देख लेते हैं। देखिए, बांसुरी वादन की अगर बात आई तो आपको पन्नालाल घोष के अलावा 2-3 नाम और याद रखने होंगे, जैसे कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया भी जो किससे संबंधित हैं? बांसुरी से। रोनू मजुमदार, इसके अलावा राकेश चौरसिया का नाम याद रख सकते हैं। राजेंद्र प्रसन्ना जो हैं ये भी बांसुरी से संबंधित हैं, इनका नाम याद रखिए। इसके अलावा अगर हम सितार की बात करें तो सितार का नाम याद आता ही आपके दिमाग में पंडित रविशंकर का नाम याद आना चाहिए। पंडित रविशंकर जो थे सितार वादक थे और इन्हें जो है भारत रत्न भी मिल चुका है। जो सारे जहाँ से अच्छा का जो धुन है वह पंडित रविशंकर जी ने ही बनाया है। इसके अलावा अगर हम सरोद की बात करें, देखिए सरोज कोई वाद्य यंत्र नहीं है बल्कि सरोद होता है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, सरोद। तो प्रसिद्ध सरोद वादक कौन है? आपको नाम याद रखना है अमजद अली। अमजद अली जो है सरोद वादक हैं, इनका नाम याद रखिए। अगर हम तबला वादन की बात करें, देखिए तबला वादन में सबसे पहला नाम आपके याद किसका आना चाहिए? अल्लाह रखा खां हो जाएगा। कंठे महाराज का नाम याद रखिए, कंठे महाराज हो गए। उस्ताद अल्लाह रखा खां। जाकिर हुसैन का नाम आप याद रख सकते हैं, किसका? जाकिर हुसैन जो है प्रसिद्ध तबला वादक हैं। इनके अलावा विजय घाटे भी जो है एक प्रसिद्ध तबला वादक हैं। तो इन कुछ तबला वादकों का नाम। इसके अलावा पंडित किशन महाराज, किशन महाराज भी क्या हैं? एक तबला वादक थे, पंडित किशन महाराज। तो इन सभी का नाम आपको याद रखना है। अगला देखिए 50वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो देखिए, भारत में जो है लोथल जो स्थित है भारत में है। लोथल किस नदी किनारे है? भोगवा नदी किनारे है। नदी का नाम याद रखना है। हड़प्पा की अगर बात करें, देखिए हड़प्पा किस नदी किनारे? तो हड़प्पा रावी नदी किनारे हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो देखिए ये हमारा हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से आपके 50 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। आपने कितने प्रश्न सही किए हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसकी पीडीएफ भी जो है आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।